हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, आप इसे 26 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों पर, जिसमें हमने उसके सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। एक और टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को और कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले इससे एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, या द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। स्थापना भारत सरकार ने की थी। कब की थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1961 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुख्यालय। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। इनसे मेनली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्यों इसे इसकी स्थापना की गई थी? क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार जो स्कूली शिक्षा है, उसमें गुणात्मक रूप से सुधार लाने के लिए, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार लाने के लिए नीतियां बनाना, उनके लिए कार्यक्रम बनाना, साथ ही साथ शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की मदद करना और उन्हें सलाह देने के लिए एक संगठन बनाया, और जिसका नाम था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या करता है आप भी जानते हैं। एनसीईआरटी एक तो बुक बनाता है, तो ये बुक्स बनाता है। साथ ही साथ ये जो बुक्स होती हैं, इन्हें डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल कराता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी क्या करता है? स्कूली शिक्षा से संबंधित नए नए अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देता है। एनसीईआरटी जो टीचर्स हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उन्हें भी, और जो इन सर्विस में उन दोनों के ट्रेनिंग कराता है, ताकि वो क्या रहें, अपडेट रहें। फिर एनसीईआरटी और क्या काम करता है? एनसीईआरटी शिक्षा के संबंध में जो भी नए, अगर कुछ अनुसंधान वगैरह करना है, तो उस अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी का नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे याद कर लेना आप कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी एनसीईआरटी को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, नोडल एजेंसी एनसीईआरटी है। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्या करता है? कुछ दूसरे देशों के साथ जुड़कर भी वहाँ के जो सांस्कृतिक, किस तरह का वहाँ का कल्चर है, उसके बारे में भी ये क्या करता है, हमें अवगत कराता है। तो इस तरह की ये सभी काम एनसीईआरटी करता है। और एनसीईआरटी के कुछ घटक भी हैं, तो वो कौन-कौन से घटक हैं, उनका कहाँ पर मुख्यालय है, उसे भी हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना किसने करी? भारत सरकार ने करी। कब करी? 1961 में। क्या पर्पज़ था? कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए, चाहे फिर वो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, इन कार्यक्रमों को बनाने में सरकार की सहायता करना और सरकार की को सलाह देना, इसके लिए एक ये ऑटोनोमस
बॉडी है एनसीईआरटी। कब बना? 1961 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी और जो इसकी घटक इकाइयां हैं उनके उद्देश्य क्या हैं? तो स्कूली शिक्षा के संबंध में रिसर्च करना और इस रिसर्च को बढ़ावा देना, पाठ्य पुस्तक तैयार करना, समाचार पत्र पत्रिकाएं मैगजीन्स इनको क्या करना? प्रकाशित करना। साथ ही साथ डिजिटल पाठ्य सामग्री भी तैयार करता है एनसीईआरटी। जो टीचर्स रिटायर हो चुके हैं या फिर जिन्होंने पहले सेवा दी थी वो टीचर और जो वर्तमान में सर्विस में हैं, इन सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना। साथ ही साथ क्या करता है ये? जो राज्य शैक्षिक विभाग हैं, यूनिवर्सिटी हैं, एनजीओ हैं और अन्य जो भी शैक्षिक संस्थान हैं, उनके साथ मिल करके ये शिक्षा के संदर्भ में जो नई नई तकनीकें आती हैं या जो भी नई प्रथाएं हैं उनका विकास करना और फिर उनका प्रसार करने का काम भी एनसीईआरटी करता है। स्कूली शिक्षा के संबंध में अगर कोई मामला आया या कुछ विचार करना है, तो वहां पर एक ये क्लियरिंग हाउस का समाशोधन गृह के रूप में काम भी कौन करता है? एनसीईआरटी। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी को बनाया गया है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी है। इस पॉइंट पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ये इस तरह के काम अनुसंधान विकास प्रशिक्षण प्रकाशन कई पुस्तकें भी छापते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी, फिजिकल फॉर्म में। रिसर्च करना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम विकास करना शिक्षा को और प्रसार के संबंध में, ये सभी काम तो एनसीईआरटी करता ही करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? जो दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी एक कार्यान्वयन एजेंसी है। मतलब जो दूसरे देशों के साथ अगर कोई कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो नोडल एजेंसी के रूप में या कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीईआरटी काम करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा करने, मतलब इनका पूरा का पूरा एक विदेशी प्रतिमंडल होते हैं, प्रतिनिधिमंडल, ये अलग अलग देशों में जाते हैं और उनके शिक्षा के संदर्भ में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये काम भी एनसीईआरटी करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी एक और काम करता है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी काम एनसीईआरटी करता है। अब एनसीईआरटी के कुछ घटक इकाइयों की बात कर लें, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर? कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, आपको नाम दे दिया जाएगा, सीधा ऐसा पूछा जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ये भोपाल में है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, तो ये देखिए चार हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। तो कहाँ कहाँ पर है? एक अजमेर में है, एक कहाँ पर है आपका? अजमेर में है, एक आपका भोपाल में है, एक भुवनेश्वर में है और एक मैसूर में है। तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में है। उत्तर पूर्व का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिलांग में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे मार्क कर लेना आप? मोस्ट इम्पोर्टेंट आप एक तो इसे मार्क कर लेना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में है और एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में भी बना है और ये भोपाल वाला। तो ये चार इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था, एनसीईआरटी क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सभी इसमें कवर कर लिया हमने। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। आपने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं करा हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना। 22 अप्रैल, ये डेट याद रखना, 22 अप्रैल 2023 को
आपका सोशल साइंस का पेपर रहेगा, ठीक है? इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ये सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, फ्री है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी करिए। इसमें आपका पूरे 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 2.5 घंटे का समय रहेगा। पूरी तैयारी कर लीजिए। आपका ये टेस्ट किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ऐप में ही आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको रिमेंबर नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे, इतिहास के आईएमपी टॉपिक पे बात करेंगे। इतिहास का इसमें आपको आईएमपी टॉपिक बता दिए जाएंगे, वो आईएमपी जहाँ से देखिए 10+ क्वेश्चन जरूर आएंगे। वैसे तो आपने उन टॉपिक्स को तैयार कर लिया होगा, पर अगर आपने अभी भी तैयार नहीं करा हो तो कर लेना। और अगर आपने उन टॉपिक्स को तैयार कर लिया हो तो उनका रिवीजन जरूर करके जाना, क्योंकि वहाँ से 10+ ये, और ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम है, ये मान के चलिए कि आपको 10 से 18 क्वेश्चन के आसपास इसके बीच में आपसे क्वेश्चन उन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आईएमपी टॉपिक बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो रहेगा 10-12 मिनट का। तो इन टॉपिक्स पे आप जरूर अच्छी पकड़ बना लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास के आईएमपी टॉपिक्स पे। नमस्कार।